आज की इस शानदार वर्चुअल रैली में जुड़े हुए सभी दर्शकों का जन अधिकार पार्टी की परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और वंदन। साथियों, वर्तमान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी की विचारधारा को स्थापित करने का जो सुनहरा मौका तमाम दलों के साथ गठबंधन से मिला है, उसको बेहतर तरीके से निभाने के लिए हम सभी साथियों को भरसक प्रयास करना चाहिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल जन अधिकार पार्टी, AIMIM और BMP। साथियों, आप सबको एक बात पता है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद कभी भी भागीदारी जैसी बात प्रचलन में नहीं रही है। आज की शाम को हम लोग एक परिचर्चा करते हैं, एक मैसेज को आप सभी लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं कि शायद जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जो एक नया इतिहास का पन्ना जोड़ा है और जो संविधान की लाइन को पुनर्जीवित किया है। हालांकि जब से संविधान बना है उस समय से लेकर समुचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात अलग अलग पृष्ठों में की गई है, अलग अलग पाठों में की गई है, निर्वाचन के संबंध में की गई है, लेकिन जो भागीदारी की वास्तविक संस्थापना है, उस भागीदारी की वास्तविक संस्थापना में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो कृतित्व है वो एक सितारे के रूप में उभरा है। मुझे भी लगता है कि जब से मुझे समझ हुई है समाज की, देश की, दुनिया की, राजनीति की, तो मैंने बहुत सारे लोगों को यदा कदा पढ़ा है, बहुत सारे लोगों के सिद्धांतों को पढ़ा है, लेकिन मैंने इस सिद्धांत को चरितार्थ होते मैं इस बात के लिए बहुत ही एहसानमंद हूं इस समय का कि मैंने अपनी कौम में पैदा होकर इस तरह का इतिहास निर्माता देखा। इसमें कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि भारत की तमाम पिछड़ी, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, कामगार, किसान, मजलूम, अकलियत आबादी को तमाम पार्टियों ने अपने जुमले से अलग अलग कालों में ठगने का काम किया है। तमाम पार्टियां, तमाम सियासी दल इस वोट बैंक को केवल दरी बिछाने के लिए, केवल उनके पीछे झंडा उठाने के लिए, केवल उनके कामकाजी व्यक्तियों या सहयोगियों के रूप में देखते रहे हैं। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि भारत में जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती है वो कभी सही मायने में लागू होती दिखती ही नहीं है। बहुत सारे विधि के जानकार हैं, वकील हैं, विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियां प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालयों से वो स्नातक और परास्नातक की डिग्रियां विधि के क्षेत्र में प्राप्त करते हैं, और उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो उनको कहीं लागू होती दिखती नहीं है और वो कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि जब स्वाधीनता आंदोलन में लोगों ने देखा, स्वाधीनता आंदोलन को लोगों ने पढ़ा, उस स्वाधीनता आंदोलन में कुछ मोटे मोटे चैप्टर पढ़ के बहुत सारे नेता उसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन कभी किसी ने वास्तविकता यह बताई नहीं कि वो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे नील का विद्रोह हो और चाहे वो पावना का विद्रोह हो और चाहे वो मजदूर या आदिवासियों का विद्रोह हो, आजादी की ये जो लड़ाई थी इसकी शुरुआत आदिवासियों ने, किसानों ने, इन्होंने मिलकर की। 1857 की जो समेकित क्रांति थी, एक बड़ा रिवॉल्यूशन था, एक बड़ा मूवमेंट था, वो बहुत बाद में हुआ। इसी तरह से अगर हम आजादी के पहले और आजादी के बाद इन वर्गों की आबादी देखते हैं और इन वर्गों को राष्ट्र के संसाधनों में हिस्सेदारी देखते हैं, प्राचीन काल से लेकर, मध्यकाल से लेकर आधुनिक भारत में भी तमाम तरीके की शासन प्रणालियां आई और चली गईं। कभी भारत में राजतंत्र रहा, कभी गणतंत्र रहा, कभी और इसी तरह की शासन प्रणालियां रहीं, और आज वर्तमान समय में
आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित है, संविधान का राज है। भारत के संविधान की उद्देशिका की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये हमारे उद्देश्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना था। लेकिन पूरे की पूरी आजाद भारत की सरकारें केवल और केवल सामंतशाही का शिकार होकर पुरानी राजत्व प्रणाली को अप्रोक्ष रूप से लागू कर बैठी। निर्वाचन के द्वारा जो देश की गद्दी पर बैठा, चुनाव के द्वारा जो प्रदेश की गद्दी पर बैठा, वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझने लगा और ना ही समझता है। उसका आचरण पूरा पुराने राजाओं की तरह है। वो कभी लोकतंत्रात्मक गण प्रमुख की भूमिका में आया ही नहीं, क्योंकि अगर वो लोकतंत्रात्मक गण प्रमुख की भूमिका में आता तो उसे अपने आबादी के, अपने देश की आबादी के हर एक घटक के सुख दुख पता होते, और जब उसको सुख दुख पता होते तो वो उनकी सुख दुख की जरूरी निस्तारण की व्यवस्था करता। सरकार की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा का बंदोबस्त करे। विकास कभी सरकार की प्रमुख भूमिका में नहीं है। आजकल की जो सरकारें विकास का नारा देती हैं, हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हमारे अग्रज भाई हमारे बगल में बैठे राष्ट्रीय महासचिव हमारे एडवोकेट बड़े भाई अजीत प्रताप जी जैसे तमाम इस संगठन के सहगामी सदस्य एक ही नारा लगाते हैं, और वो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत सीधा सा फार्मूला है। वो सीधा सा फार्मूला यह है कि इस आबादी में जितने भी वर्ग, जितने भी कंपोनेंट, जितने भी धर्म हैं, उनको उनकी जातिगत आंकड़ों के हिसाब से इस देश के संपूर्ण संसाधनों में, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो सरकारी संसाधन हो, नौकरियां हो, ठेके हो, और भी कोई रोजगार के अवसर हो, या सरकार की तमाम योजनाएं हो, उनमें लाभार्थी बनाया जाए। तो लाभार्थी बनाने के लिए भी एक उनका वरीयता क्रम होना चाहिए कि किसको कितनी जरूरत है। इतना तो हमें आजादी के बाद 76 सालों में सीख ही लेना चाहिए था सरकारों को, क्योंकि सरकारों के पास अगर बहुत समझदार लोग नहीं हैं तो उनके पास एक विश्व की सबसे बड़ी मैकेनिज्म है, जिसे भारत की प्रशासनिक सेवा कहते हैं, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। जो लोग योग्यता आधारित एक प्रणाली से आते हैं, जो देश दुनिया का सारा भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ के आते हैं, उनको सबकी सामान्य जानकारी होती है इस देश की अर्थव्यवस्था की, इस देश की संविधान की व्यवस्था की, इस देश की सामाजिक व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की, सब उनको पढ़ाया जाता है, सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है 2 साल की। और जब वो आते हैं तो भी वो पढ़ के आते हैं। ऐसे लोगों का अमला जमला इन नेताओं को समर्थन देता है, इन नेताओं की सहयोग की भावना में खड़ा रहता है, इनको असिस्ट करता है, सारे उनके कार्यालयस्थ अधीन होते हैं। तो फिर ये कहना तो नामुनासिब होना चाहिए कि इनके पास योग्यता नहीं है, हमारे पास समझदारी नहीं, हमें समझने में टाइम लगेगा। ये बात तो आजादी के बाद जो आईसीएस रह गए थे भारत में वो जानते थे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पूरे भारत में और हमारे सूबे में एक छोटी सी बात जिसे आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी स्थापित कर गए, उनका कृतित्व इतिहास के पन्नों में जोर शोर से दर्ज रहेगा। आज इतिहास इस बात को नहीं समझ रहा। मेरे साथियों, मेरे जन अधिकार पार्टी के तमाम क्रांतिवीरों, तमाम शूरवीरों, आपने पिछले 3 सालों में पार्टी को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है इन सामंतशाही ताकतों से लड़कर, वो काबिले तारीफ है। मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा अपनी निजी अस्मिता से कि आप लोगों ने 3 साल में इतनी धुर पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवस्था में अपनी एक नई पहचान बनाई। आपके नेता ने आपको पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश के साथ साथ आपकी ख्याति तो आज की तिथि में संपूर्ण राष्ट्र में है। ऐसे में जो हमारा नारा है, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ शामिल माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब को
हमारे बहुत ही सीनियर साथी माननीय वामन विश्राम जी को, जो वो आइडियोलॉजी स्थापित कर रहे हैं, जिस तरह की भागीदारी की बात उन्होंने प्रायोगिक रूप से पूरे प्रदेश को दिखाई है, उसका आपको गली गली प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। लोग कहते थे, कोई समाजवाद का नारा देता है, कोई हिंदुत्व का नारा देता है, कोई धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट को केवल अपने खाते में शामिल करना चाहता है और पूरे 5 साल केवल एक वर्ग विशेष की पार्टी बनाकर शासन करता है। ऐसी स्थितियों में जो प्रायोगिक समायोजन, जो नया प्रयोग इस सूबे को दिखाया, लोग समझते थे कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम उन सियासी जानकारों को, तमाम सियासत के जानकार लोगों को फेल किया। और इस बात का हम सबको फक्र है कि हम सब ऐसे मसीहा और ऐसे पवित्र हृदय इंसान के साथ हैं जो आज की तिथि में आबादी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में कभी इस सियासत ने सोचा ही नहीं। तमाम घुमंतु जातियां, नट, जिन्हें कंजर कहा जाता है, जिन्हें एंटी डीएनटी कहा जाता है, कलंदर, फकीर, मदारी, सपेरे, ये 6 करोड़ की कुल आबादी है। इस 6 करोड़ की आबादी में कभी उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने इस पूरी आबादी को हिस्सेदारी देने की कोशिश की। अखिल भारतीय घुमंतु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उचित जगह देकर और उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन देकर, अपना स्नेह देकर आज संपूर्ण प्रदेश के सामने एक नया पाठ स्थापित किया है। लोग कहते रह गए, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मेरे बाद हमारे बड़े भाई, हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय अजीत भैया भी बैठे हैं। बस मैं 2 मिनट में आपको एक और मैसेज देना चाहूंगा कि आप नित्य प्रतिदिन YouTube, Facebook और तमाम डिजिटल माध्यमों से एक साथ कई तरह की सूचनाओं का संप्रेषण देखते हो। लोग बहुत सारे आकर्षक नारे देते हैं, लोक लुभावन लगते हैं। वो जो सामंतवादी हो चले हैं, वो अपने आप को खाका समझते हैं, खक्का साहब समझते हैं। वो सियासत की बात ऐसे करते हैं, दूसरे नेताओं के बारे में व्यक्तिगत वाद विवाद और टिप्पणी यहां तक उतर आई है कि राजनीतिक मर्यादाएं व्यक्तिशः इंपर्सन हो चली हैं। लोग जो पहले राजनीति करते थे, हमारे बहुत सारे साथी जो सुन रहे हो मुझे, वो एक शब्द जानते हैं जिसे राजनीतिक मर्यादा कहते हैं। आलोचनाओं का एक स्तर होता था। आलोचनाएं किस स्तर की जाएंगी, ये राजनेता आपस में इस तरह की बात अगर करेंगे तो देश की जनता और प्रदेश की जनता सीखेगी क्या? जब घर का गार्जियन घर में बहुत कोलाहल मचाएगा तो उस घर के बच्चों का भविष्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जिस घर में रोज परपंच होता है, जिस घर में रोज झगड़ा फसाद होता है, जिस घर में रोज तेज स्वरों में बात होती है। मैंने तो यही बात सीखी है, चूंकि मैं एक आम औसत मध्यम वर्गीय परिवार का बालक हूं, तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे गार्जियन कहते हैं, जो हमारे सूबे के लोग कहते हैं कि जब घर के और सूबे के प्रमुख लोग अपनी निजी वार्तालाप में चैनलों के माध्यम से सांप्रदायवाद की बात करते हैं, कोरे हिंदूवाद की बात करते हैं, कोरे धर्म की बात करते हैं, कोरे समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं होता है। इस प्रदेश ने सभी दलों की सरकारें देखी हैं। जो दल आज पुरानी नीतियों को नई बनाकर नई नीतियों को आलोचित करके कह रहे हैं इनकी खराब है, उनकी खराब है, वो सारे दल इस निर्वाचन में जनता को यहां से अलग करने चाहिए। जनता को एक नया जनादेश तय करना चाहिए। जनता को अगर परिवर्तन करना चाहिए तो मेरा आह्वान है कि इस प्रदेश की जनता को भी एक नया प्रयोग करना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब पुराने लोगों को कई बार मौका मिल चुका है तो एक बार लोगों के साथ साथ दल भी बदल लेना चाहिए। कई सारी पार्टियां कहती हैं बदलाव के नाम पर पार्टी प्रमुख ही पार्टी चलाता है और वो पार्टी प्रमुख केवल टिकट बदल देता है, केवल प्रत्याशी बदल देता है और कहता है हम नए हो गए हैं। यह किस तरह का एक्सपेरिमेंट है? वर्तमान डेमोक्रेटिक सिस्टम में दलीय व्यवस्था है, दलीय लोकतंत्र है। दल के प्रमुख की बात चलती है, ना विधायक की बात चलती है, ना मंत्री की बात चलती है। यह सभी जानकार लोगों को पता है। तो जब तक दल का प्रमुख नहीं बदला जाएगा, दल के सारे लोगों को बदल दीजिए, सारे प्रत्याशियों को बदल दीजिए, उस दल की नीति और नियति में कभी परिवर्तन नहीं होगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ
कि देश में और प्रदेश में सरकारें बनाने के लिए हम और हमारे परिवारों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने सभी तरह की सरकारों को मतदान किया, सभी तरह के लोगों की सरकार बनाई। मैं इस प्रदेश की महान जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप जन अधिकार पार्टी और उसके संयुक्त मोर्चा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को भी अवसर दें। आपको बदलाव जरूर दिखेगा। हम में भी कुछ योग्यता है, हम में भी कुछ समझदारी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक जो मिशनरी भावना है, एक जो गार्जियनशिप है, इसको मैं एक नाम देना चाहता हूं कि वो नेता कम गार्जियन ज्यादा है। ये प्रदेश एक नए तरह के गार्जियन को अगर सत्तारूढ़ करता है, गद्दी नशीनी करता है, तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश को एक पिता मिलेगा, इस प्रदेश को एक गार्जियन मिलेगा, इस प्रदेश को दर्द निवारक मसीहा मिलेगा। मैं अपनी इन चंद बातों के साथ आपको एक मैसेज देके जाता हूं कि मेरे साथी, माताओं, बहनों, मेरे क्रांतिकारी संवर्ती साथियों, बुजुर्गों, आप सब तमाम तरह के प्रभाव में हैं। मैं सभी धर्मों से अपील करना चाहता हूं, सभी जातियों से अपील करना चाहता हूं कि आप जब सत्ता में जाते थे, आपके टाइटल के लोग जाते थे, बाकी टाइटल के लोगों ने भी आपको मतदान किया। मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबके अंदर योग्यताएं होती हैं और सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, उसमें जितने भी बड़े नेता हैं, वो सब अपने एजुकेशन, अपने अनुभव और लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय की बात कहते ही नहीं है, उसे वास्तव में करके दिखाया है। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को मिलाकर दिखाया है। उन्होंने गंगा जमुना को एक साथ एक सड़क पर पैदल चलकर दिखाया है। और ये इस उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़े हिंदी भाषा भाषी सियासी सूबे की बात कर रहा हूं, इससे वो तहजीब खत्म होती जा रही है जो लोगों के बीच प्रेम खुलूस था। सियासत करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इस प्रदेश में एक नया अभिमंचन होना चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, यह कहते हुए कि आज वो मौका है कि बदलाव की बेला में हमें एक बार दल और दल के प्रमुख को भी बदलना चाहिए। पुराने स्थापित दलों को बार बार रिपीट करके उनके प्रत्याशियों के नए चेहरों के साथ बदलाव की आशा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। और क्षमा चाहूंगा, हमारे बीच में हम सबके बड़े भाई, हम लोग के मार्गदर्शक, एडवोकेट माननीय महासचिव साहब अजीत प्रताप कुशवाहा जी हैं। मैं बड़े साधुवाद, बड़े सादर भाव से उनको आवाज देना चाहता हूं। माननीय अजीत भैया, थैंक यू। धन्यवाद अतुल जी। आज वर्चुअल रैली में जुड़े हुए सभी साथियों का, माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का नमन करते हुए, साथियों, अभी आपने अतुल जी को सुना। आज से 75 साल पहले देश आज़ाद हुआ। लगभग 72 साल पहले संविधान लिखा गया और संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सोचा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो शासन सत्ता में नहीं हैं, जो विकास से कोसों दूर हैं, उनको शासन सत्ता की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और यही सोच करके बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबको बराबर दिया, जबकि उसी संविधान सभा में राजा का वोट अलग करने का और जनता का वोट अलग करने की बात उठी थी। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि वोट का अधिकार बराबर नहीं देंगे तब तक जो है हमारे लोगों का, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला नहीं होगा। और उन्होंने इस भावना के साथ संविधान का निर्माण कराया कि हम जब वोट का अधिकार दे देंगे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो
हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और शासन सत्ता में हक और हिस्सा लेंगे। लेकिन आप सोच लीजिए कि आज 72 साल बाद भी हमारा हक और हिस्सा कितना मिला है। आप जब उठा करके नजरें देखेंगे तो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी कुछ विशेष वर्गों का एकाधिकार है, जमीन जायदाद में भी कुछ विशेष लोगों का एकाधिकार है, बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ लोगों का एकाधिकार है। हर चीज में कुछ विशेष वर्ग के लोगों का एकाधिकार है। हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत ही पीछे हैं, और जब पीछे होने की वजह हम ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। 75 सालों से हम वोट देते चले आए हैं, बार बार सरकारें बनाई हमने, बहुत सारी सरकारों को बनाने में हमारा योगदान रहा है, लेकिन आखिर, और हर सरकार गरीबी दूर करने के लिए, विकास की संभावना सबको बराबर मिल देने के लिए ये प्रयास करती हैं और कहती हैं और सोचती हैं, लेकिन होता नहीं है। होता वही है जो सरकारें बनती हैं, कुछ विशेष लोगों के लिए काम करती हैं और करके चली जाती हैं। इस बार जो है पिछली दफा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उससे हम नाराज हुए तो बीजेपी को जिताए, बीजेपी से नाराज होंगे तो किसी और को जिताएंगे। क्या हम कभी ये सोचते हैं क्या कि हमारा हक और हिस्सा कब मिलेगा? कैसे ये पूरा होगा कि हमारा हक और हिस्सा, बराबरी का हिस्सा मिल जाए हमको? आज तक किसी ने हक और हिस्सा देने की बात नहीं उठाई। पूरे राजनीतिक इतिहास में भारत की स्वतंत्रता के बाद हक और हिस्से की बात कोई उठा रहा है तो वो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उठा रहे हैं। उन्होंने हर जगह, हर क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि बराबर जब हक और हिस्सा मिलेगा तो बराबर रूप से हमारा विकास होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। उनके इस नारे के साथ ही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी नारे के साथ ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है। जिनको हक और हिस्से की जरूरत है, जिनको हक और हिस्से की जरूरत है, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनको ही हक और हिस्से की जरूरत है। इसीलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय ओवैसी जी, माननीय बावन मेश्राम जी, तीनों लोगों ने मिलकर के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किया और आपके हक और हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक और हिस्से के लिए बातें कर रहे हैं। और आज इन्हीं की देखा देखी सब दल जो है हक और हिस्से की बात करने लगे हैं, लेकिन देता कोई नहीं है। जब सरकार नहीं बनी है, वोट लेने की बारी है, वोट लेने की बात है तो हक और हिस्से की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके पिछले कारनामों को आपने देखा है, पिछले कामों को देखा है। पिछले बार में भी जो है, पिछली जब सरकारें रही हैं तो सरकारों ने कहीं हक और हिस्सा देने की बात नहीं की है। सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी कुछ विशेष लोगों की भर्ती करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ विशेष लोगों की भर्ती करते हैं। दोनों हमारा हक और हिस्सा खाने की तैयारी में बैठे रहते हैं। चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे प्रदेश में कुलपति बनाने का मामला हो, चाहे प्रोफेसरों की नियुक्ति हो, जिन भर्तियों को उठा करके आप देखेंगे तो वर्तमान सरकार ने भी आपका हक और हिस्सा खाया है और पिछली सरकार ने भी हक और हिस्सा खाया। जब हक और हिस्से की बात होती है तो आप ये कहते हैं कि 5 किलो अनाज की जगह 15 किलो अनाज फ्री में ले लो, 1 कॉलोनी की जगह 2 कॉलोनी फ्री में ले लो, 1 हैंड पाइप की जगह 2 हैंड पाइप ले लो, लेकिन हक और हिस्से की बात ना करो। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि 5 किलो अनाज हमें चाहे ना दो, हमको हैंड पाइप ना दो, हमको कॉलोनी ना दो, लेकिन हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, हमको समान रूप से जाति के आधार पर हमको हक और हिस्सा दे दो। लेकिन जैसे ही ये बात कहते हैं
वैसे ही इन सरकारों की भ्रुकुटी तन जाती है और ये कहते हैं कि हक और हिस्से की बात मत करिए। तो आपको सोचना है कि आप क्या 75 सालों से जो जलालत की जिंदगी जी रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिले, बिजनेस व्यवसाय करने का अधिकार मिले, तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनानी पड़ेगी। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने तय किया है कि यदि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये यूं ही नहीं सोचा है, इसको सोचने के पीछे भी एक तर्क है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पिछली सरकारों में वरिष्ठ पद पर थे, मुख्य पदों पर रहे और उन्होंने बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक के लिए काम भी किया। उन्होंने काम करके दिखाया है कि कैसे जो है हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग का भला कर सकते हैं। और इसीलिए उनका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो कहते हैं कि समान रूप से सबको शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए, सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। वो कहते हैं कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो धनी का बच्चा हो, सबको एक तरह का सिलेबस पढ़ाया जाए। धनी लोगों के बच्चे आगे जो बढ़ चुके हैं, जिनके पास नौकरियां हैं, जिनके पास बड़े बड़े व्यवसाय हैं, उनके बच्चे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ आईसीएसई बोर्ड के में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, और गरीब का बच्चा उत्तर प्रदेश की बोर्ड में पढ़ता है। तीनों का सिलेबस अलग अलग है। और जब नौकरियों के लिए कंपटीशन की बात आती है तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे पास कर लेते हैं और यूपी बोर्ड का बच्चा फेल हो जाता है। इसीलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि जन अधिकार पार्टी ने यह तय किया है कि सबकी शिक्षा एक समान होगी, सबका सिलेबस एक समान होगा। साथियों, इन सारे चीजों को आप जब समझेंगे, आप जब सोचेंगे, तो इन सारी समस्याओं का समाधान अकेले कोई है तो वो आपका वोट का अधिकार है। कहीं से कोई देवी देवता, कोई महापुरुष नहीं आएगा जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, आपको जो है हक और हिस्सा दिला सके। आपको हक और हिस्सा लेना है तो आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी, और इसके लिए सिर्फ जो है आपको अपने वोट का जो है इस्तेमाल करना है, सोच समझ के करना है। जब तक हम जो है 500 रुपए पे, दारू मुर्गा पे, साड़ी कपड़ा पे वोट देते रहेंगे, तब तक जो है हम अपना वोट का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप जो भी प्रत्याशी जाता है तो आप एक बात आप समझ लीजिए, आप अपने वोट की वैल्यू को समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से आपकी वोट की वैल्यू क्या है। आप अपने वोट की वैल्यू निकालेंगे तो जिस सरकार को चुन करके भेजते हैं वो सरकार जाती है और 5 साल आपके ऊपर राज करती है। 5 साल वो आपके लिए बजट पेश करती है कि कितने स्कूल खुलेंगे, कितनी सड़कें बनेंगी, कितने जो है विद्यालय बनेंगे, कितने अस्पताल बनेंगे। इन सारी चीजों के लिए सरकार जो है बजट पेश करती है, वही सरकार जिसको आप चुन करके भेजते हैं। तो आप पता कैसे लगाएंगे? आप जितने वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, उन वोटरों की संख्या से उस प्रदेश के बजट में भाग दे दीजिए, आपके वो 1 वोट की कीमत निकल के आ जाएगी। और आज की डेट में आप निकालेंगे तो 1 वोट की कीमत लगभग 40,000 रुपए आती है। और वोट आप देने जाते हैं तो वोट 5 साल बाद देने जाते हैं, तो 4 पचे 20, 2 लाख का 1 वोट है आपका। अब कोई प्रत्याशी आता है और कहता है कि 500 और 1000 ले लो और अपना वोट हमें दे दो, तो आप उससे यही कहिए कि 2 लाख का वोट है, 2 लाख दो तो हम आपको दे देंगे। देखिए, एक भी प्रत्याशी आपके सामने खड़ा नहीं होगा, एक भी आपको प्रलोभन नहीं देगा। और जब प्रलोभन नहीं देता है तो आप अपने विचार से, अपने दिमाग से सोचिए कि आप हमारे बच्चों के हक और हिस्से का, हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के हक और हिस्सों की बात कौन करता है।
जब ये बात सोचेंगे तो आपको पहली लाइन में खड़ा पहला व्यक्ति दिखेगा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा दिखेगी। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को अपना वोट दे करके विजयी बनाएंगे तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको ये भी सोचना है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं, क्या उस वोट को देने से हमारा मुख्यमंत्री बनेगा? बहुत सारे लोग बरगलाने बुलाने आएंगे कि हम तो भाई आपकी बिरादरी के हैं, आपके समाज के हैं, आप वोट हमको दे दीजिए, हम विधायक हो जाएं। लेकिन उनको आप वोट देंगे और वो विधायक होंगे तो सरकार किसकी बनाएंगे? वो जिस दल से लड़ रहे होंगे, या तो आदित्य योगीनाथ की सरकार बनाएंगे, या तो अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, या तो मायावती जी की सरकार बनाएंगे। इसलिए आपको सचेत रहना है कि हमको वोट उनको देना है जो लोग मिल करके माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कर रहे हैं, जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उन प्रत्याशियों को आपको वोट देना होगा और अपना और माताओं बहनों को भी ये बातें बतानी होंगी, इसलिए कि आधी आबादी उनकी है और उनका वोट ठग लिया जाता है। मैं आपको एक वाकया बता दूं, 2019 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, एक साथी हमारे साथ लगातार 1 महीना प्रचार किए और जब उनके बूथ पर वोट पड़ा तो उनके बूथ पर मात्र 1 वोट पड़ा। 1 वोट ना पड़ता तो मैं ये बात आपको बता नहीं पाता, ना हमें पता चल पाती कि ऐसा भी होता है। जब 1 वोट पड़ा तो उनसे पूछा गया कि आखिर जो है आप 1 महीना से प्रचार कर रहे थे, आपके घर में वोट कितना? तो उन्होंने बताया कि 5 वोट, 3 महिलाओं के, 1 बेटी, 2 बहुएं, 1 पत्नी, 4 महिलाओं के वोट और 1 वोट मेरा। बेटे उनके बॉम्बे में रहते हैं, नौकरी करते थे तो आ नहीं पाए थे। अब 5 वोटों में 4 महिलाओं के वोट, 1 पुरुष का वोट और वोट पड़ा 1। तो बात जो सोचने की, विचारने की है। जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि वोट तो जो है सब एक जगह आना चाहिए। तो लगता है कि ईवीएम की खराबी है और ईवीएम में वोट पड़ा 5 और 4 चला गया भाजपा की तरफ और 1 वोट आ गया हमको। जब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि घर में पता लगाओ कि वोट गया कहां। तो वो बेचारे शाम को गए घर खाना खाने के लिए, पत्नी खाना परोसी और बगल में बैठ गई। उन्होंने देखा कि घर में माहौल ठीक है तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ आखिर जो है वोट कहाँ गया? 5 वोट था, मिला वोट 1 है। तपाक से पत्नी ने कहा कि आपने मुझे बताया था क्या कि वोट कहाँ देना है? वो तो बीएलओ बहन जी आई थी, उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं और वोट उन्हीं को दीजिएगा, आपके वो जो है पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप भी मोदी जी का प्रचार कर रहे होंगे और हम लोगों ने जो है जाकर के वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी गलती होती है। बीएलओ बहन जी आती हैं, 500 रुपया देती हैं, कहती हैं कि ये जो है मोदी जी ने भिजवाया है, आप 500 रुपया रख लीजिए, उनको मत बताइएगा। उनको बताएंगी तो वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पैसा भी नहीं लेने देंगे। इसलिए साथियों इस पर विशेष ध्यान देना है कि जो 50% आबादी घर में रहती है माताओं बहनों की, उनका वोट खराब ना हो। आपका वोट जो है 40% पड़ता है तो माताओं बहनों का वोट जो है 48% पड़ता है। इसलिए कि माताएं बहनें जो है इस पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हैं। पड़ोस की एक महिला जो है गई और उसने कहा कि हम जा रहे हैं वोट डालने, तो सभी माताएं बहनें मोहल्ले की चल देती हैं कि चलो हम भी चला आते हैं। और जो महिला तेज होती है वो जा करके बूथ पे समझा देती है कि आप फला को, मैंने तो इनको दिया, ये बड़े अच्छे हैं, इन्हीं को आप दे दीजिएगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। एक एक वोट को सोच विचार करके माताओं बहनों को पहले से समझा करके बता करके, बीएलओ बहन जी के बताने से पहले आप बता दीजिए कि हमारा वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, हमारा वोट जन अधिकार पार्टी को, हमारा वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारा वोट बामन मेश्राम साहब को। ये बात जब बता देंगे, आप समझा देंगे, तो कोई दूसरी महिला भी उनको जो है बरगलाने का काम नहीं करेगी। घर में माताएं बहनें ये जान जाती हैं कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा जो है बेटा
फला पार्टी में है तो वोट जो है वो वहीं देंगी, वो इधर उधर नहीं जाती है। तो इसलिए इस बात को जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्रमशः आप लोगों को बताते चलेंगे। इन बातों पर विशेष गौर करना है कि हमारा एक भी वोट खराब ना हो। बुजुर्गों का वोट घर में पड़ेगा तो घर में भी ध्यान देना है कि जब मशीन आए, जब बैलेट पेपर आए तो सही जगह मोहर लग रही है कि नहीं लग रही है। बहुत सारे बैलेट पेपर पे ही वोट पड़ेंगे जो अपंग और जो कमजोर लोग हैं, जो घर से नहीं निकल सकते हैं। इस बार सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि उनको जो है उनके घर पे वोट ले लिया जाएगा, तो इसमें भी ध्यान रखना है आपको। और जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका वोट खराब नहीं होगा। तो दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक का वोट सबसे ज्यादा है, और दलित अल्पसंख्यक चाह ले, पिछड़ा दलित चाह ले तो अपनी सरकार बना लेगा। इसमें कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस आशा और विश्वास के साथ आज की बात समाप्त करता हूं कि आप लोग विशेष ध्यान देते हुए, माताओं बहनों को अलर्ट करते हुए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को वोट दिलाने का, देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय जन अधिकार पार्टी। बहुत शानदार बात बताई आपने तो।